हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 17 फॉर क्लास 8 सामाजिक विज्ञान की बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 17 सितंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है स्टूडेंट्स, उसमें हम मृदा निर्माण के कारक, भूस्खलन, मृदा का निम्नीकरण, ये सारी बातें जो है मृदा के बारे में पढ़ने वाले हैं। पिछली वर्कशीट में हमने भूमि का जो है संरक्षण कैसे होता है वो सब हमने पढ़ा था। सो इस वर्कशीट में हम मृदा कैसे बनती है, ठीक है, क्या क्या कारक होते हैं, वो सब हम इस वर्कशीट में जानेंगे। सो प्यारे बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। मृदा क्या होती है? जो पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊपर वाली परत होती है उसको हम क्या कहते हैं? वो सारी क्या है? वो सारी परत जो है वो मिट्टी जिसको आप कहते हो वो क्या होगी? मृदा होती है। पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। यह भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। स्थल रूप यानी जैसे कहीं पर पहाड़ है, मैदानी इलाका है, वहाँ की मृदा अलग होगी, पहाड़ों में मृदा अलग होगी, ठीक है। रेगिस्तान है तो वहाँ की मिट्टी जो है वो अलग होगी। तो स्थलीय रूप जो है वो जो है इसके मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करता है। यह मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो मृदा का निर्माण जो है, जो चट्टानें होती हैं उनसे जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैव पदार्थ होते हैं, और भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से मिट्टी के प्रकार जो है वो तय होता है। यह अपक्षय की प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। तो मिट्टी के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसको जो है अपक्षय कहा जाता है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या बनाता है? उपजाऊ बनाता है। यानी जितना अधिक जैव पदार्थ होगा, जितने अधिक मृदा में खनिज होंगे, उतनी ही मिट्टी वो उपजाऊ होगी। नेक्स्ट देखिए, क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। नेक्स्ट है मृदा निर्माण के कारक। मृदा निर्माण के मुख्य कारक इस प्रकार हैं। पहला कारक है जनक शैल का स्वरूप। जनक शैल यानी कौन सी जो चट्टानें, देखिए मृदा कैसे बनती है, चट्टानों का अपक्षय होता रहता है, टूटती रहती हैं जल के प्रवाह के कारण, वायु के कारण। हमने देखा कि बहुत समय लगता है मृदा को बनने में, तो धीरे धीरे जो है चट्टानों का अपक्षय होता रहता है। तो इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह की चट्टान से मिट्टी बनी हुई है। सो जनक शैल जो है, देखिए अब यहाँ से करेंगे हम मृदा निर्माण के मुख्य कारक पहले देख लेते हैं। जनक शैल का स्वरूप है, जलवायु के ऊपर निर्भर करते हैं मृदा का निर्माण। किसी जगह की जलवायु कैसी है, स्थलाकृति है। जैव पदार्थ की भूमिका हमने देखा, जितने ज्यादा जैव पदार्थ होंगे उतनी ही मिट्टी जो है वो उपजाऊ होगी। मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय, तो समय भी मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करता है। अब हम इनको थोड़ा सा जो है डिटेल में देखेंगे। देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। पहला है जनक शैल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, उसमें कितनी खनिज की मात्रा है, क्योंकि चट्टानों में खनिज पाए जाते हैं, पारगम्यता को निर्धारित करता है। सेकंड पॉइंट है जलवायु, तापमान, वर्षा, अपक्षय तथा ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करता है। तीसरा है उच्चावच और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करते हैं, ठीक है। ढलान एरिया है तो नीचे जो है मिट्टी ज्यादा इकट्ठी हो जाएगी। नेक्स्ट है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव ह्यूमस निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। बेटा ह्यूमस जो है ये बहुत ही उपजाऊ जो परत होती है मिट्टी की। उसके बाद है समय, मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो समय के साथ क्या होता है कि परतें जमती चली जाती हैं, जिससे कि मृदा की मोटाई वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट हम करेंगे भूस्खलन। भूस्खलन को देखिए, भूस्खलन को सामान्य रूप से शैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। यानी जो आप कह सकते हो भूस्खलन में क्या होता है कि मिट्टी जो है वो फट जाती है और इसमें मलबा जो है वो गिरने लगता है। जो शैल होती हैं, चट्टानें होती हैं, वो गिरने लगती हैं। ढाल से गिरने वाली मिट्टी के वृहत संचलन के रूप में इसको हम देखते हैं। और ये प्राय भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी जब आते हैं तब ये बढ़ जाता है भूस्खलन। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भी भूस्खलन हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्राविधियों के विकास से हमें समझने की शक्ति मिली है कि भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं और उनका प्रबंधन कैसे करना है।
भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्न हैं। तो भूस्खलन को कैसे रोका जा सकता है? भूस्खलन प्रभावी क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इसमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना और इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। तो देखिए, हमें उन स्थानों को इंगित कर लेना चाहिए जहां पर भूस्खलन सबसे ज़्यादा आता है, सबसे ज़्यादा होता है, और वहां पर जो है आवास बनाने के लिए लोगों को मना कर देना चाहिए। नेक्स्ट है, भूमि को खिसकने से बचाने के लिए प्रतिधारित दीवार का निर्माण करना, यानी जहां से जमीन, देखिए आपको चित्र में दिखाया गया है, इस तरह से जमीन जो है वो क्या हो जाती है, वो इलाके ऐसे फट जाती है जमीन, ठीक है। और ऐसे में क्या किया जा सकता है कि दीवार बनाई जा सकती है कि ताकि भूस्खलन वो कम हो जाए। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे तो भी भूस्खलन को रोका जा सकता है, जिससे मिट्टी का कटाव ना हो। सतही अपवाह और झरना प्रवाहों के साथ साथ भूस्खलन की गतिशीलता को भी जो है नियंत्रित किया जा सकता है। करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए गए हैं। नेक्स्ट है मृदा का निम्नीकरण। इसमें देखिए, मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के दो मुख्य खतरे हैं। मृदा अपरदन यानी मिट्टी का जो कटाव होता है, मिट्टी कट जाती है, उसको हम मृदा अपरदन कहते हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा का जो निम्नीकरण है बेटा, उसका मतलब क्या है कि इसकी जो क्वालिटी है मृदा की, वो एक तरह से खत्म होती जा रही है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग, वर्षा, दोहन, भूस्खलन और बाढ़ हैं। तो मृदा का जो निम्नीकरण है उसमें हम जो लगातार पेड़ों को अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए काट रहे हैं, ठीक है, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं, कीटनाशकों का उपयोग कर रहे हैं, और भूस्खलन आते हैं, बाढ़ आ जाती है, उससे मिट्टी जो उपजाऊ परत है वो बाढ़ के साथ पानी में बह जाती है। तो इससे भी मृदा का क्या हो रहा है, निम्नीकरण हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मृदा का निर्माण कैसे होता है? तो मृदा का निर्माण कैसे होता है हमने अभी पढ़ा, तो ये जो है आप यहाँ से आंसर लिखेंगे। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिज और जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न 2 है, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो आपको कारकों के नाम लिखने हैं, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर दिया गया है बेटा। देखिए, मृदा निर्माण के कारक, तो ये जो है आप कारक लिख दोगे। जनक सेल का स्वरूप, नंबर 2 जलवायुवीय कारक, नंबर 3 स्थलाकृति, नंबर 4 जैव पदार्थों की भूमिका, नंबर 5 मृदा निर्माण के संगठन में लगा समय। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न 3 है, भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? तो भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है? हमने देखा भूस्खलन जो है उससे क्या होता है, बहुत सारा नुकसान हो सकता है, जान माल का नुकसान हो सकता है, तो उसको कम करना क्यों आवश्यक है? तो आप यहाँ से इसका आंसर लिख देंगे। देखिए, भूस्खलन को कम करना आवश्यक है क्योंकि ऐसा न करने से बहुत अधिक जान माल की क्षति हो सकती है तथा हमारे संसाधनों को भी नुकसान हो सकता है, ठीक है। बाढ़ इत्यादि भी आ सकते हैं, जिससे कि इंसान के साथ साथ जानवर भी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। तो यहाँ से बेटा आप इसका आंसर लिख देंगे, ठीक है। सो ये हो गई बच्चों आपकी आज की वर्कशीट बेटा। आई होप आपको ये वर्कशीट क्लियर है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और